नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपना बात करने जा रहे हैं जीडीसी पे। आज रेलवे बोर्ड का लेटर जारी हुआ है और उसमें जो अपना पहले 20 जून को जो लेटर जारी होता है उसके रेफरेंस में अभी 14 जुलाई को लेटर फिर से जारी किया गया है और उस लेटर में बताया गया है कि उसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है और किस तरीके से उसमें आवेदन प्रक्रिया होगी, क्या उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, क्या उसके क्वालिफाई मार्क होंगे, कैसा पेपर आएगा, क्या उसका सिलेबस है और कब उसकी प्रक्रिया होगी, एग्ज़ाम कब होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में जो अभी रेलवे बोर्ड का लेटर आया है 14 जुलाई को, उसका अंदर दिया हुआ है ये सभी चीज़ों के बारे में। और आज अपन इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्वालिफाई मार्क क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगी, क्या क्या चीज़ें अपने को सिलेक्शन के लिए पढ़नी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने आरबी जो पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जितने भी अपने रेलवे बोर्ड से जो नोटिस आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस संख्या से पहचाना जाता है। जो पहले था RB 80/2023 जो 20 जून 2023 को आया था, जिसमें बताया गया था कि जीडीसी की वैकेंसी आएंगी और जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक असेसमेंट बढ़ाया जाएगा। उसमें जितने रिक्रूटमेंट खाली होंगे उसके 25% पद जीडीसी के द्वारा भरे जाएंगे। तो इस जो ये लेटर था इसके रेफरेंस में, इस लेटर के रेफरेंस में अभी इसको रेफरेंस मानते हुए अभी ये RB 90/2023 जो 14 जुलाई को आया है, इसके नंबर है RB 90/2023। अब इनमें बात करी गई जीडीसी के तहत होने वाले जो डायरेक्ट कोटा है उसके 25% रिक्ति होंगी, उनको जीडीसी के तहत भरा जाएगा। ये चीज़ें तो अपने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर भी देखा था और इसमें पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपको जो ALP है, टेक्नीशियन है, JE और ट्रेन मैनेजर जो पहले गार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे ALP और टेक्नीशियन को एक साथ में रखने का मतलब ये है कि दोनों को क्या होगा, पेपर सेम होगा, फिर इसका पेपर अलग होगा और इसका पेपर अलग होगा। इसके लिए भी आवेदन अलग लगेगा, इसके लिए अलग लगेगा और इस दोनों के लिए कमांड लगेगा, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ में रखा है। तो देखिए बच्चे, काफ़ी सुनने में आया था, मैंने जिस पिछला जब वीडियो आया था मेरा उस टाइम पे भी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये वैकेंसी कैंसिल हो गई। मैंने उस टाइम भी कंफर्म किया था। देखिए ये मार्केट है, बाज़ार है, इसके अंदर ऐसे हवाएं चलती रहती है, पर वहाँ पे कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं था। और अभी भी बच्चे वो ये इस तरीके की आवाज़ सुनने में आ रहा है कि कोई बेंगलोर जॉब कर रहा है तो वो NRRC फार्म भर सकता है। तो देखिए अभी तक जीडीसी का जो रूल है वो ये है कि जिस जोन में आप जॉब कर रहे हो उसी जोन के अंदर आप फार्म भर सकते हो। और इस प्रकार से अभी रेलवे बोर्ड का कोई लेटर नहीं आया है कि आप चेन्नई जॉब कर रहे हो या कोलकाता जॉब कर रहे हो तो आप NRRC से फार्म भर सकते हैं। ऐसा किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन अभी रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और तीसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर 5 साल मांग रहे हैं इसके अंदर, इसमें ऐसा भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर 5 साल जीडीसी के अंदर मांग लिया जाता तो जीडीसी और एलडीसी में कोई डिफरेंस नहीं रहता। क्यों कि एलडीसी की जो वैकेंसी आती है जो डिवीजन लेवल पे आती है उसके अंदर मिनिमम एज वो रहती है सर्विस, भाई अपने को इतनी सर्विस करना ज़रूरी है। जीडीसी के अंदर कोई सर्विस काउंट नहीं होती। जीडीसी में जो फ्रेश बंदा है जिसने अभी मतलब जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, HRMS ID बन चुकी है, आई पास नंबर आ चुके हैं, वो क्या है, एलिजिबल है। तो ये सभी चीज़ें अभी देखो, मैं जैसे जैसे एक एक चीज़ें आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाता जाऊँगा तो आपकी ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिस प्रकार से NTPC का नोटिफिकेशन आया था, पर उसमें ये था कि आप स्वतंत्र थे कि NTPC का किसी ने अजमेर से लगा दिया, किसी ने बेंगलोर से लगा दिया, लेकिन इसमें इस प्रकार से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी अपने को। इनका नोटिफिकेशन एक साथ जारी करने का ये है कि बच्चों को सुविधाएं होंगी कि आप मान लो ग्रुप D में जो ज्वाइनिंग अभी NRR में हुई है और कहीं जैसे CR में हुई है, आगे पीछे होती है, तो वो बच्चों को भी एक साथ में मौका मिलेगा। इसलिए दोनों की जितने भी अपने जोन है सब जोनों का जीडीसी नोटिफिकेशन एक साथ में 1 तारीख को जारी होगा, ठीक है। लेकिन जो जिस जोन में जॉब कर रहा है वो उसी जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हो गया क्लियर आपका ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने बात करी किसकी, एग्जाम की। क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम की। ये बोल रहे हैं कि सितंबर माह के बाद में,
इनका कहना है कि सितंबर माह के बाद में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, बिना किसी देरी के आप तैयारी करते रहिए और तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करिए। इन्होंने जो डेट दी है अपने को, सितंबर माह दिया है कि सितंबर माह के बाद में हम कभी भी एग्ज़ाम आयोजित करवा सकते हैं, सितंबर माह के बाद में। इसलिए इन्होंने जितने भी जोन हैं उनके जो मैनेजर साहब हैं उनको जो ये नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने सूचित किया है कि आप हमें सितंबर माह के अंत में, क्या सितंबर माह के अंत में जो पात्र उम्मीदवार है ना, उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी सूची आप उपलब्ध करवाओ। ये इन्होंने हर जोन के जो मैनेजर है उनको नोटिफिकेशन, ये लेटर जारी करके सितंबर माह के अंत में जो पात्र उम्मीदवार है उनकी सूची जारी करवाने के लिए बोला गया है। और इन्होंने बोला है कि सितंबर माह के बाद में आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। अब तीसरी बात है कि अपने इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी करेगी आरआरसी करेगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, आरआरबी करवाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें पहले जितना भी रोल था सब आरआरसी का था, पर अब की बार क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब की बार ये बदलाव किया है कि आपका जो फॉर्म होगा ऑनलाइन आरआरसी की साइट पे होगा। आरआरसी की साइट पे आपको जो भी अपडेट मिलेगा और उसके बाद में आरआरसी की साइट पे ही आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और आरआरसी की साइट पे बाद में क्या होगा, इसके बाद में अपना जो एग्ज़ाम करवाएगी वो करवाएगी क्या, आरआरबी करवाएगी। एग्ज़ाम आरआरबी करवाएगी और रिजल्ट भी आरआरबी जारी करेगी। उसके बाद में आपके जो रिजल्ट आ जाएंगे और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसको क्या करेगी, आरआरबी वापस आरआरसी को दे देगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन हो जाएगी, आरआरसी हो जाएगी। तो इसमें आरआरबी और आरआरसी दोनों इन्वॉल्व है। तो अब मैं जो तीसरा नंबर का पॉइंट है कि आरआरसी डेटा एकत्रित करना सुनिश्चित कर सकता है, यानी आरआरसी के जो चेयरमैन साहब होते हैं उनको भी इन्होंने नोटिफिकेशन जो आया है इसके जरिए सूचित किया है कि आप भी आरआरसी के हैं, तो क्योंकि ये आरआरसी फार्म भरवाएगी तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि डेटा एकत्रित करने का आरआरसी को जिम्मा दिया हुआ है। अब देखिए, अब जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ तीसरे नंबर के जो पॉइंट में, इस पॉइंट के अंदर इन्होंने सूची दी है कि आरआरसी यही डेटा एकत्रित करेगी। तो देखिए दोस्तों, अब वो जो पॉइंट है और जो चीज़ें हैं जो आरआरसी डेटा एकत्रित करेगी, अब करेंगे क्या, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आरआरसी है वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे 21 पॉइंट लिखे हैं। ये 21 पॉइंट पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आरआरबी कलेक्ट करेगी। अब आरआरसी ये आरआरसी कलेक्ट करेगी। तो ये आरआरसी हर कैंडिडेट से मांगने के लिए नहीं आएगी, नहीं अपने ऑफिस से मांगने के लिए जाएगी। ये आरआरसी जब आवेदन आमंत्रित करेगी, क्या करेगी, आवेदन जब इसका पोर्टल ओपन होगा तो उसमें ये इतनी सारी डिटेल क्या होगी अपने से फिलअप करवाई जाएगी। और जो डिटेल अपन फिलअप करेंगे उस डिटेल के आधार पर आरआरसी डिटेल एकत्रित करके किसको भेजेगी, आरआरबी को भेजेगी। तो आरआरसी को भी सितंबर माह के अंतिम में और या उससे पहले सितंबर माह में आरआरसी को पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। आरआरसी का काम है पात्र जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं कौन, उसकी लिस्ट के कौन जारी करेगा, आरआरसी जारी करेगा। आरआरसी ये सभी जो 21 पॉइंट मैंने दिए हुए इन सभी की डिटेल लेगी प्रत्येक कैंडिडेट की। डिटेल लेने के बाद में किसको प्रोवाइड करवाएगी, आरआरबी को प्रोवाइड करवाएगी। क्योंकि जो अपने को एग्जाम के कॉल लेटर मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, आरआरबी की साइट पर मिलेंगे। आवेदन अपन किसके साइट पर करेंगे, आरआरसी की साइट पर करेंगे। ध्यान रखना, अपने को आवेदन कहाँ पर करना है, आरआरसी की साइट पर। कॉल लेटर मिलेंगे अपने को आरआरबी की साइट पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या डिटेल इसने मांगी है तो वो देख लेते एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है ये डिटेल में आपको किसी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको इन डिटेल में एरर है तो आप आपके ऑफिस में जाके जो ये एरर है आपकी वो सही करवा लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो और इन्होंने, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या इन्होंने दी हुई, अगर आपकी एरर भी है तो आपको कब तक सही करवानी है। इन्होंने आगे लिखा हुआ है, इनके जो नोटिफिकेशन ये आया है उसके अंदर, कि आपके अगर एरर है नाम में या किसी भी जगह तो आप क्या करिएगा, आवेदन की जो लास्ट डेट मिलेगी अपने को उससे पहले जाके आपका जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो उसकी सर्विस रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या करवाना है, सुधार करवाना है। इन्होंने स्पष्ट रूप से दी हुई है, अगर आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आरआरबी है, जो आरआरसी जो कंडक्ट करवाएगी जीडीसी का एग्जाम, वो
SR जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसको मान्य करेगी। सर्विस रिकॉर्ड में जो लिखा है वो उसी को मान्य करेगी। और देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोटिस में, कि आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी, वो अगर SR में आपको 10वीं पास भी है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने दी हुई है कि आपकी जो आवेदन करने की तिथि से पहले, क्या आवेदन करने की तिथि से पहले, जैसे ट्रेन मैनेजर है, ट्रेन मैनेजर को ग्रेजुएट से वैकेंसी आती है, कोई बच्चा 12वीं पास से जाके ग्रुप डी में लग गया, तो उसकी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले उसकी क्या हो जानी चाहिए, ग्रेजुएट हो जानी चाहिए। यानी इसमें जो 4 पोस्टें दी हुई हैं, अगर 4 पोस्टों की एलिजिबिलिटी आप रनिंग में है या आप उच्च अध्ययन कर रहे हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले आप क्या कर लेना चाहिए, योग्यता हासिल करनी जरूरी है आपके लिए। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट दिए हुए हैं कि यहाँ पे देखो जो RRC डेटा एकत्रित करेगी, तो अपन जैसे फार्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पे अपने यहाँ पे NWR में, तो ये रेलवे पे यूनिट में ऑटोमेटिक NWR आ जाएगा। क्या जाएगा, NWR आ जाएगा। ये कैंडिडेट किससे, NWR से। ठीक है, पहला नंबर का पॉइंट, यहाँ पे अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक आएगा ये। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। पहले नंबर का पॉइंट रेलवे पे यूनिट हो गया। ठीक है, इसके बाद में डिवीजन वर्कशॉप यूनिट। आप अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो भी आपका आएगा, जहाँ पे आपको वर्कशॉप के जरिए फार्म भरना पड़ेगा डिवीजन में, और ये यूनिट। तो ये भी क्या करेगी, RRC। आप जब फार्म अप्लाई करोगे तो उसमें डालोगे मैं अजमेर डिवीजन से, जयपुर डिवीजन से, या अजमेर वर्कशॉप से, जोधपुर वर्कशॉप से हूँ, तो ये भी वहाँ से जानकारी कलेक्ट हो जाएगी। अब कैंडिडेट नाम है, कैंडिडेट नाम आप जब फार्म कर भरोगे तो उसमें फिलअप करोगे, तो जो आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अंदर वही आपको इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ से RRC आपका नाम उठा लेगी। अब बात करते हैं अपना फादर नेम में। तो फादर नेम में भी अपने जो 10th की मार्कशीट है वही आधार रहता है सबका, ये आपको सबको पता है। तो ये फादर्स नेम जो है ये भी अपने को सही भरना है, और ये फादर्स नेम भी RRC यहीं से लेगी। ये मतलब जितने भी 21 नंबर के पॉइंट है सब अपने से फिलअप करवाएगी। मेरा कहने का ये है कि इनको थोड़ा ध्यान से भरिएगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं करेगा, क्योंकि गलती होने के बाद में परेशानी बढ़ जाती है, आपके लिए बढ़ जाती है, और कुछ कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती है। तो देखिए डेजिग्नेशन, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और आई पास नंबर। तो देखिए दोस्तों, आई पास नंबर ज़रूरी है, अपने जो एम्प्लॉय नंबर होते हैं ये आई पास नंबर है। ठीक है, ये जरूरी है, ये भी इसमें क्या होंगे, फिलअप होंगे फॉर्म के अंदर। ये डेट ऑफ बर्थ है और ये डेजिग्नेशन है, आप कौन से पद पर कार्यरत हो, तो ये भी क्या होंगे, फॉर्म के अंदर फिलअप होंगे। इनकी सबकी जानकारी आपको रखना जरूरी है। अब देखो HRMS ID, क्योंकि आजकल जो भी ज्वाइनिंग हो रही है HRMS ID के जरिए हो रही है, तो सबको HRMS ID मिल जाती है, तो HRMS ID लेंगे। क्यों, आज जैसे ऑनलाइन है तो उसमें HRMS ID महत्वपूर्ण है। फिर अब बात कर रहे हैं आधार नंबर की, तो आधार नंबर भी आप सबके पास में है। अब बात करें किस पे, पहले सो पोस्टिंग पे, ये भी आपको वहाँ पे फॉर्म के अंदर फिलअप करना है कि आपका पोस्टिंग कौन से स्थान पे है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग प्रशिक्षु हो तो ट्रेनिंग का भी इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ट्रेनिंग का। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो आपका सुपरवाइजर होता है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्म के अंदर सब ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो मेरे आए हैं नोटिफिकेशन पे, मैं क्योंकि ये चीज़ें मेरे द्वारा देखी गई हैं, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ और आपका एड्रेस हुआ। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर एड्रेस तो फिर भी चलेगा, पर मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है आप खुद स्वयं की भरें, किसी दूसरे की ना भरें। और जो आप ऐसे मोबाइल नंबर भरें जो अपने चालू हालत में रखें। क्या होता है कि बच्चे मोबाइल नंबर भर देते हैं, सर ये खो गया, गिर गई, तो उससे क्या होती है, आपकी परेशानी बढ़ जाती है और आपको भी सूचनाएं लेट मिल पाती है, और आपकी ज्वाइनिंग में या किसी भी तरीके की और भी असुविधाएं होती है। अगर आप मोबाइल नंबर सही दो और उनको चालू रखेंगे हमेशा, तो क्या है, ऑफिस से आपको कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी। तो मैं आपसे फिर बोलता हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा अपना खुद का दीजिएगा, और इन पर अपडेट रहना भी जरूरी है। जिस प्रकार अपन शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं ना, क्या शॉर्ट वीडियो में जिस प्रकार अभी बाहर की जो जनरेशन है वो बिजी रहती है ना, अगर उसमें से 1-2% भी अपने ईमेल आईडी को खोल के चेक कर लिया करो कभी कभार, और ये जितना भी अपन डाटा खर्च कर लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मोबाइल का भी ध्यान रख लिया करो, मोबाइल नंबर का। ठीक है, ये भी अपने क्या कैरियर के पार्ट है शॉर्ट वीडियो की बजाय। और यहाँ पे ST SC UR का है, तो ये भी अपने को फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो ये डाटा भी क्या करेगी, RRC एकत्रित करेगी। अगर आप PWD हो तो
आपको यहाँ पे यस नो करना है। यस नो करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन खुलेगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपकी पीडब्ल्यूडी में कौन सी श्रेणी है। क्यों पीडब्ल्यूडी में कोई वीएच है, कोई पीएच है, कोई कान से है, कोई आँख से है, कोई हाथ से, कोई पैर से है, तो उनकी अलग अलग श्रेणी होती है। तो इसमें दिया हुआ अगर आप पीडब्ल्यूडी में लेखन की जरूरत है, किसकी, लिखने वाले की जरूरत होती है ना भाई, उसको राइटर चाहिए एग्जाम के अंदर, तो उसकी भी जरूरत है, तो वो भी एक ऑप्शन आता है। तो उसकी ऑप्शन की भी जो आरआरसी है वो आरआरबी को सूचना प्रोवाइड करवाएगी, ताकि उसके लिए जो राइटर प्रोवाइड करवाया जा सके एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद में यहाँ पे आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और किस परीक्षा ग्रुप और ट्रेड में क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे ग्रुप बटे हुए हैं। यहाँ पे अपना जेई और टेक्नीशियन और एएलपी का अलग है, जेई का अलग है और ट्रेड मैनेजर का परीक्षा ग्रुप अलग है। इसलिए यह परीक्षा ग्रुप ट्रेड जिसमें अपन परीक्षा देना चाहते हैं, ये भी सूचनाएं आरआरबी को दी जाएगी, ताकि उसी के हिसाब से कॉल लेटर तैयार कर सके। और अपना एड्रेस और ये प्रस्तावित शहर भी क्या होगा, आपसे फिलअप करवाया जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये चीज़ें 21 जो 21 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी, 21 पॉइंट थे, ये सभी चीज़ें अभी अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें अपने से फिलअप करवाई जाएगी और आप उसी हिसाब से तैयार रहिएगा कि 21 चीज़ों के बारे में। तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि गड़बड़ होने के बाद में क्या होती है, अपनी टेंशन बढ़ जाती है। और वैसे इन्होंने सितंबर माह, तो मान लो अक्टूबर में मान लो इनकी एग्जामें हो जाएंगी, सितंबर माह के लास्ट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी की बात गवर्नमेंट है, लास्ट साल है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाने की। तो आइडिया है कि अक्टूबर माह में एग्ज़ाम ले सकती है गवर्नमेंट, पॉसिबिलिटी है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। मैं मेरी तरफ से कोई एडिशनल सूचना नहीं दे रहा, जो यहाँ पे नोटिस आया रेलवे बोर्ड का उसी के अनुसार मैं सूचनाएं आपको दे रहा हूँ। तो ये 21 जो पॉइंट मैंने लिखवाया था, ये सभी सूचनाएं आरआरसी एकत्रित करेगी और एकत्रित करने का इनको टाइम दिया हुआ है आरआरसी को सितंबर के अंत तक। जैसे सितंबर के अंत तक ये करेगी, उसके बाद में आरआरबी को भेज देगी। तो आरआरबी जो ये डिटेल भेजे उस डिटेल के अनुसार इनका परीक्षा शहर और कॉल लेटर, परीक्षा शहर तय करेगी, उसी के हिसाब से क्या कॉल लेटर जारी करेगी। तो इन्होंने शेड्यूल तो बनाया है, देखो अभी इनका शेड्यूल कितना फॉलो होता है, लगभग मोस्टली फॉलो ही हो रहा है। तो उम्मीद है कि सितंबर माह के बाद में यानी अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए तो देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा, आरआरबी को जैसे अपन कॉल लेटर के लिए डिटेल आरआरसी भेज देगा। मैंने आपको बताया था पहले ओरली रूप से, अब मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ कि आरआरबी को भेजने के बाद में आरआरबी के पैटर्न पे एग्जाम होगा। जिस प्रकार का आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है ओपन मार्केट का, उसी प्रकार जीडीसी का होगा। जैसे आरआरबी क्या करवाएगी, एग्जाम करवाएगी, निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके पर जो प्रोसेस है उसको जो मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसी के अनुसार आरआरबी एग्जाम करवाएगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। उसके बाद में क्या होगा, जो अपना कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसके लिए, एएलपी के लिए होगा। बाकी अपने जैसे टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ और जो ट्रेन मैनेजर है उनके लिए ओनली सीबीटी होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके लिए एएलपी के लिए क्या करवाएगा, सीबीएटी करवाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएगा। ये दोनों चीज़ें होने के बाद में जो स्कोर कार्ड बनेगा अपना, उसको क्या करेगा, आरआरबी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए जोनल जो रेलवे है, जीएम ऑफिस जो रहते हैं अपने हेडक्वार्टर, उनको क्या कर देगा, ये आरआरबी स्कोर कार्ड भेज देगा प्रत्येक उम्मीदवार का कि इस कैंडिडेट का इतना स्कोर है, इस कैंडिडेट का इतना स्कोर है। उसके बाद में जो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस है वो हेडक्वार्टर से होगी, मतलब ये हेडक्वार्टर भेज देगा। अब हेडक्वार्टर कहाँ भेजेगा इसके बारे में उन्होंने कुछ तरह का कोई उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन आया इसमें उल्लेख किया है कि आरआरसी तो नोटिफिकेशन निकालेगी, आरआरसी फार्म भरवाएगी, उसके बाद डिटेल्स भेजेगी आरआरबी को, आरआरबी कॉल लेटर जारी करके एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में जो ये स्कोर कार्ड है वो किसको भेज देंगे, जोनल रेलवे को आरआरबी भेज देगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एएलपी प्लस टेक्नीशियन की, किसकी, एएलपी प्लस टेक्नीशियन की। तो इन दोनों का आरआरसी की साइट पे जाके ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, आरआरसी की साइट पर जाएंगे, ठीक है। एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों का क्या लगेगा, ओनली एक ही फॉर्म लगेगा। अब सर एक कैसे लगेगा, एक कैसे लगेगा, उसमें अपने को वरीयता देनी पड़ेगी। टेक्नीशियन को पहले नंबर पे कोई अगर इच्छा है वो दे सकता है, एएलपी को अगर किसी की इच्छा है तो वो दे सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्या करवाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो देखो इस पे ALP प्लस टेक्नीशियन का अपने को क्या करना है, हर सीट का तो देखो फॉर्म जाके यहाँ पे अप्लाई होगा, RRC की साइट पे होगा। तो यहाँ पे ओनली 1 फॉर्म अप्लाई होगा अपने को। जैसे 2 पोस्ट दिख रही है टेक्नीशियन की ALP की, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग नहीं होगा, इन दोनों का एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। और उसी में अपने को क्या करनी पड़ेगी, पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि टेक्नीशियन को पहले स्थान पर रख रहे हो या ALP को पहले स्थान पर रख रहे हो। अब देखो अपने को क्या होगा, इसका जो CBT होगा, क्या होगा, इसका जो CBT होगा, जो सितंबर माह के बाद में करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो CBT क्या पार्ट होगा, CBT का A प्लस B पार्ट होगा, CBT A प्लस B पार्ट में होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे CBT A प्लस B पार्ट में होगा। तो जो B पार्ट है, इसका B पार्ट है, ये तो क्या है, क्वालिफाई है। ये क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। जिसका जो B पार्ट है वो क्वालिफाई नेचर का है। और उसमें क्वालिफाई मार्क कितने हैं, उसमें क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं, उसमें क्वालिफाई मार्क्स है 35%। कितने हैं, 35% उसमें, सॉरी कितने हैं, इसमें 35% है। क्वालिफाई जो मार्क्स दिए हुए हैं इसमें कितने हैं, 35% है। अब देखो जो ये B पार्ट जो आएगा CBT का, उसमें क्वालिफिकेशन में ये जो क्वालिफाई मार्क दिए हैं 35%, इसमें ST SC OBC को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए जो B पार्ट है वो क्या करना पड़ेगा, 35% उसमें लाना ही होगा। सब B पार्ट में क्या कहेगा, B पार्ट आपकी ट्रेड से संबंधित होगा। B पार्ट किससे संबंधित होगा, आपकी ट्रेड से संबंधित होगा। जिस ट्रेड से आप संबंधित हो उसी ट्रेड का B पार्ट होगा अपने को। और ये जो जनरल सेक्शन होगा, जो A पार्ट है, इसमें वही अपने जनरल सेक्शन में आएंगे। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्या देखो दोस्तों, इसमें इससे क्या हो जाएगा, वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या आएगा और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए मैं आज तो इनकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ये जो आएगा, यहाँ पे जो B पार्ट है, B पार्ट में ये तो क्वालिफाई मार्क है, ये तो क्या है, मेरिट में जुड़ेगा नहीं। जो मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी, A पार्ट से। अब A पार्ट में आपने को टाइम मिलेगा कितना, 90 मिनट का। कितने मिनट का मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें 90 मिनट का तो अपने को टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो PWD कैंडिडेट है उनको कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा। यानी अपने को तो मिलेगा 1.5 घंटा और उनको मिलेगा, सॉरी अपने को मिलेगा 1.5 घंटा और जो PWD कैंडिडेट है उनको मिलेगा 2 घंटे। और क्वेश्चन तो क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो मेरिट बनेगी A पार्ट से बनेगी, B पार्ट ओनली क्वालिफाई मार्क है। अगर A पार्ट में आप 100 में से 90 नंबर लिया है और B पार्ट में 30 नंबर रह गए अपने, तो अपने कोई किसी काम का नहीं है। मतलब 30% आए तो B पार्ट में, ठीक है। ये जो है B पार्ट है, ये कितने नंबर का होगा साहब, ये होगा 60 मिनट में, ये होगा 60 मिनट में 75 नंबर का। जो B पार्ट है, B पार्ट क्या होगा, 60 मिनट में 75 नंबर का होगा। अब 75 नंबर में से 35% अपन निकाल लो, ठीक है। अपन क्या करेंगे, 35% निकाल लो, तो अपने ये 75 का 35% अपने को लाना, 75 नंबर का होगा। तो आया आपके समझ में, ये ध्यान रखना। B पार्ट क्वालिफाई है, मेरिट में नहीं है, पर ये क्वालिफाई होना जरूरी है। भले इसमें अपन 100 में से 90 नंबर भी आ गए ना, और ये क्वालिफाई नहीं होता अपना कोई काम का नहीं है। B पार्ट है 1 घंटे का होगा, इसमें 75 नंबर का होगा, 35% क्वालिफाई है। ST SC OBC को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। और यहाँ पे ये होगा 100 नंबर का, 90 मिनट का होगा। और जो विशेष योग्यजन जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या होगा, 120 मिनट का होगा, ठीक है। ये तो हो गई इनकी यहाँ पे। अब देखो PCM वाले कैंडिडेट हैं भाई, इन्होंने स्पष्ट दिया है कि जिस कैंडिडेट ने 12th, अगर मान लो कोई कैंडिडेट है ऐसा कि जिसके पास में ITI भी नहीं है, उसने अप्रेंटिस भी नहीं कर रखी, ना कि उसके पास डिप्लोमा और ना डिग्री, ना तो उसके पास में क्या है, ITI है, ITI भी नहीं है। और जो डिप्लोमा अप्रेंटिस करते हैं वो भी नहीं है उसके पास में। और जो डिप्लोमा करते हैं वो भी नहीं है। और इंजीनियरिंग में नहीं है,
ये भी नहीं है उसके पास में। तो और उसके पास में क्या है, वो सब 12वीं उसने किससे कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी है। क्या कर रखी है, 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर उसने कर रखी है तो उसको टेक्नीशियन थर्ड जब बनेगा वो, तो उसको ओनली 2 डिपार्टमेंट मिलेंगे। कौन कौन से, जिसको एस एंड टी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको एस एंड टी डिपार्टमेंट के नाम से जानी, यानी एस फॉर सिग्नल और टी फॉर टेलीकॉम। तो उसको जिसने किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं रखता और उसने 12वीं पीसीएम से कर रखी है तो उसको टेक्नीशियन में 2 मिलेंगे डिपार्टमेंट, एक तो है सिग्नल और एक है टेलीकॉम है। और बाकी तो जिन लोगों ने आईटीआई कर रखी है तो उनको उनके हिसाब से टेक्नीशियन की काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, वो मिलने को देखने को मिलेगी वहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर पीसीएम वाला कैंडिडेट है कोई, देखो क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते, तो पीसीएम वाला कैंडिडेट जो विशेष इस चीज़ को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि जो पीसीएम वाला कैंडिडेट है वो जो ट्रेड में आएगा, जैसे अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो बी पार्ट के लिए जो ट्रेड मांगेगा ना, उसमें उसको क्या करना है, फिजिक्स और मैथ करना है। क्या करना है, फिजिक्स और मैथ अप्लाई करना है। अगर उसने उसके पास में आईटीआई डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और वो 12वीं पीसीएम से है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स और मैथ करना पड़ेगा ट्रेड में। अगर वो फिजिक्स और मैथ नहीं करता ट्रेड में और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखने के लिए बातें हैं, अगर पीसीएम से है तो उसको फिजिक्स और मैथ भरना है, अगर दूसरी ट्रेड अगर उसने भर दी है तो उसका फार्म क्या हो जाएगा, निरस्त कर दी जाएगी उसकी उम्मीदवारी। ठीक है, अब बात करते हैं ये चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की होती है। और जो भी कैंडिडेट ने जिसने किसी ने फिटर से कर रखी है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, तो उनको ये ट्रेड जो बी पार्ट में ट्रेड फिलअप होगी वो एग्जाम के फॉर्म के अंदर है ना, तो उनको यहाँ पे बी पार्ट के लिए ट्रेड फिलअप करनी है। तो क्या उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन इससे आगे